नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, साइंस के कंपाइलेशन के इस क्रम में पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने न्यूटन की पुस्तक प्रिंसिपिया पर चर्चा की थी और उसी के साथ अपनी बात को समाप्त किया था। यहाँ हमें देखना है इलास्टिसिटी को, यानी प्रत्यास्थता को। तो प्रत्यास्थता होती क्या है? किसी ठोस की एक निश्चित आकृति या आकार होता है, ये आप सभी जानते हैं। ठोस का अपना आकार आकृति निश्चित होता है, ये उनका मूलभूत गुण है। और किसी पिंड की आकृति अथवा आकार को बदलने या उसे बिगाड़ने के लिए, विकृत करने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। किसी चीज़ को अगर आप ठोक पीट कर अपने मनचाहे आकार में ढालना चाहते हैं या उसके स्वरूप को नष्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? बाहर से बल लगाना होगा। और देखिए, यदि किसी कुंडलित स्प्रिंग के सिरों को खींचकर विस्तारित किया जाए तो स्प्रिंग की लंबाई में हल्की सी वृद्धि हो जाती है। अब यदि स्प्रिंग के सिरों को छोड़ दिया जाए तो वो फिर से अपने आकार में लौट आते हैं, लेकिन कुछ परसेंट की विकृति आ जाती है। ऐसा नहीं है कि वो अपने पूर्ण आकार में लौट आता है। स्प्रिंग को खींचा आपने, बढ़ा, तना वो, और उसके बाद छोड़ दिया तो अपनी मूल अवस्था में लौट आया, ऐसा आपको लगता है। लेकिन उसमें कुछ परसेंट, कुछ मामूली ही सही विकृति उत्पन्न होती है, यानी उतना उसके आकार में परिवर्तन आ जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ देखिए, किसी पिंड का वह गुण जिससे कि वह प्रत्यारोपित बल को हटाने पर अपनी प्रारंभिक आकृति या आकार को फिर से प्राप्त कर लेता है, ये प्रत्यास्थता कहलाता है। और प्रत्यास्थता अगर कम होती है तो इस स्थिति में क्या होता है? वहाँ पर विरूपण उत्पन्न होता है, तो इसी को कहा जाता है विकृति। अब देखिए कि जब एक पिंड पर बल लगाते हैं तो पिंड में अपना प्रारंभिक आकार प्राप्त करने की अगर प्रवृत्ति नहीं होती है, ये पंक पिंड दिया हुआ है, तो वह स्थायी रूप से विरूपित हो जाता है। और इस प्रकार के पदार्थ को प्लास्टिक, या पदार्थ के इस गुण को प्लास्टिकता कहते हैं। पंक और पुटी लगभग आदर्श प्लास्टिक होते हैं। तो आदर्श प्लास्टिक और आदर्श प्रत्यास्थ कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ कल्पनाएं हैं। आदर्श अवस्था नहीं होती है कि 100% कोई एकदम से बिगड़ जाएगा और 100% कोई एकदम से नहीं बिगड़ेगा, ये दोनों ही संभव नहीं। अब यहाँ पर रॉबर्ट हुक का नाम आता है, जो कि एक भौतिक विज्ञानी थे। 1635 से लेकर 1703 ये इनका जीवन काल है। तो इन्होंने स्प्रिंग पर आधारित कुछ प्रयोग किए थे। इन्होंने पाया कि पिंड में उत्पन्न विस्तार यानी लंबाई में वृद्धि, ये प्रत्यारोपित बल या लोड के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसा आप बल लगाएंगे उसी के हिसाब से आकार में वृद्धि होगी। और सन 1676 की बात है, प्रत्यास्थता का नियम इन्होंने पेश किया, जो कि हुक का नियम कहलाता है। उन्हीं के नाम पर इसे हुक का नियम कहा जाता है। तो आइए देखते हैं, प्रत्यास्थता के गुण के आधार पर चीज़ों को क्लासिफाइड किया गया है। इसमें पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं हैं और पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं हैं। ना तो कुछ पूर्ण प्रत्यास्थ होता है, ना कुछ पूर्ण प्लास्टिक होता है, लेकिन दोनों के बीच की चीज़ों को हम देखते हैं। तो पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं क्या होती हैं कि आपने बल लगाया, उसमें विकृति पैदा हुई, मतलब अस्थायी तौर पे उसका स्वरूप जो है वो परिवर्तित हुआ। जैसे ही आपने बल हटाया वो अपनी मूल अवस्था में लौट आई, 100% जैसी थी वैसे ही हो गई। तो इसको क्या कहेंगे? पूर्ण प्रत्यास्थ कहेंगे। और पूर्ण प्लास्टिक क्या है कि बाह्य बल आपने हटा लिया तो उसके बाद वो वस्तु जो है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने का एक रत्ती पर भी प्रयास नहीं करती। मतलब जैसा बिगड़ी हुई कंडीशन में वो पहुंच गई थी, ठीक वैसी ही रह जाती है, जरा सा भी उसमें लौट आने की प्रवृत्ति नहीं होती है। तो ऐसी जो वस्तु है उसको पूर्ण प्लास्टिक कहा जाए। अब यहाँ देखिए कि वास्तव में न तो वही चीज़ कही गई है, न तो कोई वस्तु पूर्ण प्रत्यास्थ होती है, न पूर्ण सुघट्य होती है यानी पूर्ण प्लास्टिक होती है। सभी जो है वो इन दोनों के रेंज के बीच में होती है। हाँ, ये ठीक है कि कुछ जो है वो ज़्यादा प्लास्टिकता दिखाती हैं, कुछ जो है वो ज़्यादा प्रत्यास्थता दिखाती हैं, लेकिन 100% नहीं। मोटे तौर पर क्वार्टज को पूर्ण प्रत्यास्थ मान लेते हैं और मोम इत्यादि जो चीज़ें होती हैं, अब पूर्ण सुघट्य में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, मोम ही नहीं और भी है। तो इस तरह के जो पदार्थ हैं उनको पूर्ण सुघट्य यानी कंप्लीटली इलास्टिक मान लेते हैं, लेकिन ये होते नहीं है असल में। अब यहाँ लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी को देख लीजिए, यानी प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है। तो किसी वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल की वह अधिकतम सीमा जिसके अंतर्गत वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण विराजमान रहता है, वो वस्तु की प्रत्यास्थता सीमा यानी लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी कहलाती है। अब यहाँ देखिए कि प्रत्यास्थता गुणांक क्या है। तो इलास्टिसिटी कांस्टेंट या कॉफिशिएंट, इसमें संरचनात्मक या निर्माण अभियांत्रिकी डिजाइन के लिए प्रतिबल विकृति वक्र जो होता है, मतलब प्रतिबल और विकृति के बीच में हम जब ग्राफिकल उनका रेखांकन करते हैं तो प्रत्यास्थ सीमा के अंदर का अनुक्रमानुपाती क्षेत्र जो है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहा जाता है और किसी दिए हुए द्रव्य के यानी मैटर के लिए इसका एक अपना विशिष्ट मान होता है, यानी प्रत्यास्थता गुणांक जो है वो हर पदार्थ का अपना अलग होता है। अब यहाँ पर यंग गुणांक की बात हो रही है। देखिए, प्रायोगिक प्रेक्षण ये दर्शाते हैं कि चाहे तना हुआ, मतलब प्रतिबल चाहे तनक हो चाहे संपीड़क हो, मतलब प्रतिबल का तात्पर्य क्या है कि बाहर से आप एक बल लगा रहे हैं जो कि उस वस्तु की स्थिति को बदलना चाह रहा है,
तो अब वो दोनों तरह का हो सकता है। आप वो उस वस्तु को फैलाना चाह रहे हैं कि उस वस्तु को सिकुड़ना चाह रहे हैं। अगर फैलाना चाह रहे हैं माने तानना चाह रहे हैं तो वो तनक प्रतिबल होगा। अगर सिकुड़ना चाह रहे हैं, संपीडित करना चाह रहे हैं तो वो संपीडक प्रतिबल होगा। तो इससे जो विकृति का मान आता है वो लगभग समान होता है। ठीक, मतलब तनक या संपीडक प्रतिबल, जिसे कि यहाँ पर सिग्मा से डिनोट किया गया है, ये आप देख रहे हैं, ये सिग्मा है। ये जो अक्षर है नल की टोटी जैसा, ये सिग्मा है। स्मॉल लेटर में सिग्मा को ऐसे लिखते हैं और कैपिटल में ऐसे लिखते हैं। ठीक, तो ये सिग्मा का कैपिटल और ये स्मॉल फॉर्मेट है। फिलहाल यहाँ पे प्रतिबल को आप देखिए तो प्रतिबल को सिग्मा से डिनोट किया गया तथा अनुदैर्घ्य विकृति जो है उसको एप्साइलन से डिनोट किया गया। अब यहाँ देखिए ये एप्साइलन है, इसको ऐसे लिखा गया है, कहीं कहीं आपको ऐसे भी मिल जाएगा। चलिए, तो इन दोनों का अनुपात अगर निकाल लिया जाए तो इसको यंग गुणांक कहा जाता है। तो y यानी यंग गुणांक इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्साइलन। सिग्मा यहाँ पे क्या है, प्रतिबल है, और एप्साइलन जो है वो विकृति। आगे बढ़ते हैं, अपरूपण गुणांक को देख लेते हैं। तो अपरूपण प्रतिबल तथा संगत अपरूपण विकृति का अनुपात जो है वो द्रव्य का अपरूपण गुणांक कहलाता है। इसे जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। जी जो है ना यहाँ पे इसे रिप्रेजेंट करने का सिंबल है। अब अपरूपण प्रतिबल इसे सिग्मा यस से व्यक्त किया जाता है और अपरूपण विकृति मतलब इनके बीच का संबंध आपने देखा। अच्छा, आयतन गुणांक क्या होता है इसको एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं जलीय प्रतिबल तथा संगत आयतन विकृति के अनुपात को आयतन गुणांक कहते हैं। इसको बी से व्यक्त किया जाता है, फार्मूला आप देख ही रहे हैं। और प्रतिबल स्ट्रेस, इसमें क्या होता है, ये प्रतिबल की डिफिनीशन को ध्यान से देखिएगा। जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाकर उसके आकार या आकृति में परिवर्तन लाया जाता है तो उस वस्तु की प्रत्येक काट यानी प्रत्येक जो सेक्शन होता है उस पर बाह्य बल के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में कुछ आंतरिक प्रतिक्रिया बल भी उत्पन्न होता है। न्यूटन का जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है वो यहाँ काम करता है। जब आप किसी चीज़ पर बल लगा रहे हैं तो वो एक तरफा नहीं होगा, वो चीज़ भी आप पर उतना ही बल लगाएगी। तो जो विपरीत आंतरिक प्रतिक्रिया होती है, यह प्रयास इसलिए होता है कि वस्तु का पुराना आकार उसको मिल जाए। मतलब वो वस्तु जी जान से कोशिश करती है कि मेरा आकार बदले ना, जैसी वो है वैसी ही रहना चाहती। तो इस प्रकार के जो बल होते हैं इसको प्रतिबल कहा जाता है। नाम से भी आप ऐसे समझ सकते हैं, प्रतिबल यानी ये प्रतिक्रिया स्वरूप लगने वाला बल होता है, बल की प्रतिक्रिया होती है। यदि किसी वस्तु के क्षेत्रफल ए के द्वारा या किसी वस्तु के क्षेत्रफल ए वाले किसी अनुप्रस्थ काट की लंबवत दिशा में कोई बल लगाया गया है और उसका मान एफ है, तो उसके लिए प्रतिबल का मान क्या होगा, एफ अपान ए होगा। यानी वो क्षेत्रफल, उसका हम भाग दे देंगे लगने वाले बल पे। नेक्स्ट, यहाँ देखिए प्रतिबल का SI मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। वही दाब वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ काम करता है। अच्छा, अब स्ट्रेन को देख लेते हैं, यानी विकृति की बात। तो विकृति 3 प्रकार की होती है और उसके बाद हम हुक का नियम भी पढ़ेंगे। किसी वस्तु के एकांक आकार या रूप में होने वाले परिवर्तन को विकृति कहा जाता है। क्योंकि विकृति एक अनुपात है और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। 2 लंबाइयों का अगर आप आपस में भाग करेंगे तो इसमें कोई भी मात्रक आपको नहीं मिलने वाला है। अब अनुदैर्घ्य विकृति है, अपरूपण विकृति है और आयतन विकृति है। ये 3 वेराइटी विकृति की है जिन्हें कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। हुक का नियम क्या होता है, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है और इसे ही कहते हैं हुक का नियम। प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे कि प्रत्यास्थता गुणांक यानी ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रतिबल बटे विकृति, ये क्या होगा, एक कांस्टेंट प्राप्त हो जाएगा। दाब को देख लेते हैं। अब प्रेशर, तो वह क्षेत्र जिस पर बल कार्य कर रहा है वो जितना ज़्यादा छोटा होगा उसका प्रतिघात उतना ही ज़्यादा होगा और यह प्रतिघात ही दाब कहलाता है। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के साथ इसका रेसिप्रोकल रिलेशन है, यहाँ आप देखिए, ठीक है। दाब का क्षेत्रफल के साथ व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, माने क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घट जाएगा, क्षेत्रफल घटेगा तो दाब बढ़ जाएगा। इससे आप आराम से पकड़ सकते हैं। और दाब एक अदिश राशि है, इसके लिए दिशा की कोई ज़रूरत नहीं है और इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रतिबल के जैसा। या इसी को कहते हैं पास्कल या फिर कहते हैं डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर CGS में आप निकाल रहे हैं तो CGS में बल का मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। दाब की विमा क्या होती है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से आप निकाल लीजिए। न्यूटन यानी बल की विमा क्या है, mLT की पावर -2 और मीटर स्क्वायर यानी L का स्क्वायर। तो कुल मिलाकर ये जब आपस में जोड़ा घटाया जाएगा, घातों का जोड़ घटाना होगा, तो जो हमें फार्मूला प्राप्त होगा मतलब डायमेंशनल फार्मूला, वो mL इनवर्स T की पावर -2 बड़े ब्रैकेट में मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में ये आएगा। अब यहाँ पे एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक का नाम आया है जो कि है ब्लेजी पास्कल या ब्लेज पास्कल। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1662 तक का ही है और इन्होंने तरल दाब के क्षेत्र में पुरोगामी मतलब काफ़ी ज़्यादा विस्तृत अध्ययन किया था और इनके सम्मान में ही दाब के मात्रक का नाम बदलकर मतलब SI मात्रक जो भी पहले न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था तो उसका एक रूपांतरित रूप पास्कल कर दिया गया इन्हीं के सम्मान में। पास्कल को PA से रिप्रेजेंट करते हैं, A जो है वो स्मॉल और P कैपिटल होता है। दाब का एक अन्य सामान्य मात्रक एटमॉस्फेयर होता है, ATM से इसको व्यक्त किया जाता है। और समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब एक आरोपित दाब है, तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 × 10⁵ पास्कल, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में यानी वायुमंडलीय दाब के बारे में हम देखने वाले हैं। तो किसी भी बिंदु पर वायुमंडलीय दाब उस बिंदु के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल पर उस बिंदु से वायुमंडल के शीर्ष तक की वायु के स्तंभ के भार के बराबर होता है।
समुद्र तल पर यह कितना होता है, तो यहाँ आप देखिए कि 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के ये इक्वल होता है, यानी 1 एटमॉस्फेयर इसको कह सकते हैं। और वायुमंडलीय दाब की यथार्थ मात्रा के लिए सबसे पहले इटली के वैज्ञानिक इवेंगलिस्टा टॉरिसेली, ये इटालियन साइंटिस्ट है, इनका नाम है, और इन्होंने एक एकल युक्ति की रचना की थी। और ये जो इनकी युक्ति थी, मतलब इनका अपना ये टेक्निक था, तो इसमें वायुमंडलीय दाब को नापने के जो यंत्र थे वो उपलब्ध थे, चित्र में दर्शाया गया है। तो चित्र इसका आप देख सकते हैं, यहाँ युक्ति नहीं महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है कि किस व्यक्ति के द्वारा इसको खोजा गया था। वायुमंडलीय दाब यानी PA इज इक्वल टू, अगर हम देखें, यहाँ आप देख रहे हैं, तो ये जो सिंबल है ना, इसे आप देखिए, ये रो है, ये P नहीं है, तो रो GH इसको कहा जाता है। रो जो है ये पारे का घनत्व है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ मरकरी। H जो है वो नली में पारे के स्तंभ की ऊंचाई है, और G को आप जानते हैं, H आपने देख लिया, हाइट ऑफ जो नली में पारे का स्तंभ है, मतलब पारा जहाँ तक चढ़ रहा है उसकी ऊंचाई है। रो आपने देख लिया, ये पारे का घनत्व है, और G जो है ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। तो इस हिसाब से हम वायुमंडलीय दाब की गणना कर सकते हैं। प्रयोग में पाया गया कि समुद्र तल पर बैरोमीटर का जो पाठ्यांक होता है उसमें पारे के स्तंभ की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर होती है, और मतलब उसके लगभग होती है, जो कि वायुमंडलीय दाब के यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। सामान्यतः दाब का वर्णन सेंटीमीटर या मिलीमीटर पारा स्तंभ के जो पद है उसमें किया जाता है, और 1 मिलीमीटर मरकरी का जो दाब है इसका तुल्यांकी दाब 1 टॉर कहलाता है, और 1 टॉर इज इक्वल टू 133, मतलब 133 पास्कल। ये जो टॉर है ना, ये दाब को नापने की एक बड़ी इकाई, पास्कल से ये बड़ी होती है। 1 टॉर में 133 पास्कल आते हैं। अब यहाँ पर कहा गया कि औषधि विज्ञान या शरीर क्रिया विज्ञान यानी जो फिजियोलॉजी है, उसमें दाब के मात्रक के रूप में mm यानी मरकरी वाला जो पैमाना है और टॉर, इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो कहीं भी मेडिकल इक्विपमेंट में टॉर देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी प्रेशर को ही मेजर करता है। अब ये है कि ये जो पास्कल सामान्य यूनिट है दाब की, उससे अलग है, मतलब उससे ज़्यादा होता है। और पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण पृथ्वी का वायुमंडल कहलाता है, और ये गैसें पृथ्वी पर दबाव डालती हैं, पृथ्वी की सतह पर रहने वाले जीवों पर। अब यहाँ आप ये भी देखिए कि बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए, और जब आंधी तूफान इत्यादि आने वाला होता है तो उस समय जो वायुमंडलीय दाब का मान है वो अचानक कम हो जाता है, तो बैरोमीटर का पाठ्यांक नीचे गिर जाता है। इससे पता लग जाता है कि मौसम खराब होने वाला है। नेक्स्ट, घनत्व के बारे में देख लेते हैं। दाब को हमने देखा, तो घनत्व को देखना आवश्यक है। अब डेंसिटी क्या होती है, तो द्रव्यमान बटे आयतन सीधा सीधा इसका सूत्र है, मतलब ये द्रव्यमान और आयतन पर निर्भर करता है। इसका दोनों से, मतलब दो अलग अलग क्वांटिटीज जो हैं इनसे सीधा संबंध है। अगर आयतन बढ़ेगा, ध्यान से देखिए, अगर आयतन बढ़ेगा तो घनत्व कम होगा, द्रव्यमान अगर बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा। ठीक, मतलब यहाँ D का जो द्रव्यमान यानी मास के साथ रिलेशन है वो कैसा है, ये प्रोपोर्शनल रिलेशन है, और जो आयतन दिया हुआ है उसके साथ रेसिप्रोकल रिलेशन है। SI मात्रक किग्रा प्रति मीटर क्यूब होता है, और ये एक धनात्मक अदिश राशि है, ये आप जानते ही हैं। द्रव जो है ये असंपीड्य होते हैं, अतः किसी द्रव का घनत्व सभी दाबों पर लगभग अचर रहता है। इसके विपरीत गैसों के दाब में परिवर्तन के कारण घनत्व में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। गैसों पर अगर आप दबाव डालेंगे तो घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि आयतन कम हो रहा है। नेक्स्ट, आगे देखते हैं। यहाँ देखिए 4 डिग्री सेल्सियस यानी 277 केल्विन की बात हो रही है। इस पर जल का घनत्व जो है वो 1 × 10³ किग्रा मीटर पर क्यूब होता है। और किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व यानी विशिष्ट गुरुत्व की अगर बात करें तो उस पदार्थ के घनत्व तथा जल के 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व का अनुपात वो देखा जाता है। आपेक्षिक घनत्व विमाहीन धनात्मक अदिश भौतिक राशि है। एग्जाम्पल के तौर पे एल्यूमिनियम का आपेक्षिक घनत्व 2.7 है, जबकि इसका घनत्व 2.7 × 10³ किग्रा प्रति मीटर क्यूब है, या किग्रा मीटर की पावर -3 है, आप चाहे जैसे लिखना चाहें। ये आपने देखा। आगे बढ़ते हैं। द्रव का दाब क्या होता है और द्रव दाब के नियम क्या होते हैं। तो लिक्विड प्रेशर की अगर बात करें तो द्रव द्वारा बर्तन की दीवार या तली, मतलब उसको धारण करने वाला जो पात्र है उसकी दीवारों पर जो बल लगता है, उसकी सतह पर जो बल लगता है, उसी को कहते हैं द्रव का दाब या द्रव दाब। अब द्रव की सतह से h गहराई पर स्थित किसी बिंदु पर द्रव का दाब जो है उसकी अगर हम गणना करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं। D जो है यहाँ पर द्रव का घनत्व है। द्रव दाब के नियम क्या होते हैं, तो द्रव के भीतर एक क्षैतिज तल पर स्थित सभी बिंदुओं पर द्रव दाब जो है वो एक बराबर होता है, एक जैसा होता है। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव का दाब सभी दिशाओं में समान होता है। द्रव द्वारा लगाया गया दाब सदैव द्रव के संपर्क वाली सतह के लंबवत होता है, उसके ठीक परपेंडिकुलर होता है, और द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव दाब की सतह के आकार और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। अब पृष्ठ तनाव को देखिए, सरफेस टेंशन। यदि किसी द्रव की वह प्रवृत्ति जिसके कारण मतलब कोई भी लिक्विड है, इसमें लिक्विड की प्रवृत्ति की बात हो रही है, तो वह प्रवृत्ति जिसके कारण इसका स्वतंत्र पृष्ठ यानी फ्री सरफेस न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है और एक तनी हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की तरह से व्यवहार करने लगता है, तो इसको कहते हैं सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव। और इसका मात्रक जो है वो न्यूटन प्रति मीटर SI मात्रक देखा जाता है। किसी द्रव के लिए पृष्ठ तनाव का मान
द्रव की प्रकृति द्रव के ताप और उस माध्यम पर निर्भर करता है जो कि द्रव के पृष्ठ के दूसरी ओर होता है। और ताप बढ़ाने पर क्या होता है, तो ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर। आदर्श द्रवों का पृष्ठ तनाव हमेशा शून्य होता है और ऐसा कोई द्रव नहीं होता। यदि किसी द्रव का भार नगण्य है, मतलब नजरअंदाज किया जा सकता है, तो उसकी आकृति पूर्ण रूप से गोलाकार होगी। उदाहरण के लिए वर्षा की बूंदें और साबुन के बुलबुले जो हैं वो पूर्ण गोल होते हैं। कभी सोचा है कि बूंद जो है जब सतह पर आकर टिकती है तो वो हमेशा गोल आकृति ही क्यों धारण करती है? ये अलग चीज़ है कि हम उसे बिगाड़ देते हैं तो अलग अलग शेप में हो जाए, लेकिन उसका जो स्वाभाविक आकार है वो गोल क्यों हो जाता है? उसके पीछे रीज़न यही है, वो सबसे कम क्षेत्रफल वाले एरिया को पकड़ना चाहेगी और वो उसे गोले का ही दिखाई देगा। इसके बाद आप देखें, इसमें इसकी स्थितिज ऊर्जा, मतलब इस आकार में उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो न्यूनतम होती है। यदि उस बिंदु के ऊपर केवल पृष्ठ तनाव बल ही काम कर रहा है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा तब न्यूनतम होगी जब उसका क्षेत्रफल कम से कम हो, इसलिए वो गोले का आकार धारण कर लेती है। वजह ये। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आप देखें ससंजक और आसंजक बल के बारे में। तो ये एडेसिव फोर्स जो है और कोहेसिव फोर्स, ये कौन कौन से होते हैं, मतलब क्या होते हैं, देखने की आवश्यकता है। तो अणुओं का जो सिद्धांत है उसके हिसाब से, मतलब मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से, पदार्थ जो है, और हर पदार्थ के साथ यही होता है, छोटे छोटे कणों से वो मिलकर बना होता है। और ये जो छोटे छोटे कण हैं इन्हीं को कहा जाता है मॉलिक्यूल यानी अणु। और इन अणुओं के अंदर भी बहुत सारे परमाणु होते हैं। तो ये अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल काम करता है उसको कोहेसिव फोर्स यानी ससंजक बल कहा जाता है। मतलब एक ही पदार्थ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है, ससंजक बल है। और दो अलग अलग पदार्थ हैं, उनके अणुओं के बीच में अगर आकर्षण बल काम करने लगे तो इसको आसंजक बल कहते हैं। अब तेल और जल के बीच में आसंजक बल और जल के ससंजक बल को अगर कंपेयर करते हैं तो तेल और जल के बीच का जो आसंजक बल है वो जल के ससंजक बल से कम होता है, लेकिन तेल के ससंजक बल से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यही वजह है कि तेल के पृष्ठ पर डाली गई जल की बूंद जो है वो सिकुड़कर गोलाकार धारण कर लेती है, लेकिन अगर पानी के पृष्ठ पर हम तेल की बूंद को डाल लें तो वो एक पतली फिल्म के रूप में फैल जाएगी, वो गोलाकार नहीं धारण कर पाएगी। इसके पीछे ये ससंजक और आसंजक बल का जो कॉन्सेप्ट है वो काम करता है। केशिकात्व को देखिए, कैपिलरी या कैपिलरिज्म जो है इस क्या चीज़ होती है, तो कांच की बहुत कम त्रिज्या की दोनों ओर से खुली नली जो है इसको केश नली कहा जाता है। केश मतलब बाल, तो ये बहुत पतली होती है, इनके बीच से सुराख होता है आर पार जाने के लिए, लेकिन इनका जो व्यास होता है वो बहुत कम होता है। तो ये केशिका नली या केश नली कही जाती है और ये किसी भी द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को दर्शाती है, और यही जो नीचे चढ़ने और ऊपर चढ़ने वाली घटना है इसी को केशिकात्व कहा जाता है। अब यहाँ पर किसी द्रव के केश नली में ऊपर चढ़ने या गिरने का जो मूल कारण है वो द्रव का पृष्ठ तनाव है। तो लोग ये पूछते हैं कि केश नली का संबंध पृष्ठ तनाव से कैसे है, तो वो ऐसे है, केश नली में जो द्रव ऊपर नीचे चढ़ता है ना उसके पीछे द्रव का पृष्ठ तनाव उत्तरदायी होता है। अब यहाँ देखिए, ऐसे द्रव जो कांच को भिगोते हैं, ऐसे द्रव जो कांच को भिगोते हैं वो कांच की केश नली में ऊपर चढ़ते हैं, जबकि जो द्रव कांच को नहीं भिगोते हैं वो कांच केश नली से नीचे उतर आते हैं। उदाहरण के तौर पे इसी केश नली को अगर पानी में सीधा खड़ा कर दिया जाए तो उसमें जल नली के बाहर वाले जल के तल से कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है। मतलब क्या है कि वो कांच को भिगो रहा था, और केश नली में अगर पारे को खड़ा किया जाए तो पारा जो है वो नीचे उतर आता है क्योंकि वो कांच को भिगो नहीं सकता है। केशिकात्व के अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं, उनसे बहुत बार प्रश्न बने हैं, इन्हें देख लीजिएगा। तो जल का पौधों के तनों में बनी हुई असंख्य केश नलियों से चढ़कर टहनियों तक पहुंच जाना। ठीक है, जल संवहन का काम कौन करता है, जाइलम उत्तक करते हैं पौधे के, मतलब वनस्पति के। तो ये जो जाइलम उत्तक है इनके अंदर संचालन का माध्यम क्या है, ये कोई मालगाड़ी तो ढोते नहीं है और न टैंकर में पानी पहुंचाते हैं। ये बेचारे जो है इनके अंदर केशनलियाँ होती हैं, और यही जो पतली पतली केशनलियाँ होती हैं ये जड़ से तनों तक और शाखाओं तक पानी का संचार करती हैं। अब यहाँ देखिए कि लालटेन में मिट्टी के तेल का बत्ती में ऊपर चढ़ जाना, ढिबरी या लालटेन, आप बत्ती को ऐसे मिट्टी के तेल में डुबोइए तो वो ऊपर तक गीली हो जाती है धीरे धीरे करके, और वो जलती रहती है हमेशा। और मोमबत्ती के धागे से मोम का पिघल कर ऊपर चढ़ जाना, मोमबत्ती का एक सिरा आप जलाते हैं और वो धीरे धीरे करके पूरा मतलब जितने भी समय तक उसे जलना है तो पूरा जल जाती है। वो धागा जो है उसे मोम की नमी प्राप्त होती रहती है। फाउंटेन पेन की जो निब होती है उसकी नोक में बीच से चीरा लगा होता है। आपने फाउंटेन पेन देखी होगी तो उसमें निब जो है वो एकदम से सॉलिड नहीं होती, बीच से चीरी गई रहती है, और ये एक बारीक केश नली का काम करती है। और जब हम स्याही को डुबोते हैं तो कुछ स्याही जो है वो केश नली में चढ़ जाती है। हालांकि रिफिल वाले पेन से लिखाई जो है वो गुरुत्व के कारण संभव होती है, गुरुत्व और घर्षण दोनों वहाँ काम करते हैं, तो उसमें पृष्ठ तनाव काम नहीं करता है। और आजकल रिफिल का ही जमाना आ गया है, लेकिन जो पहले के समय की फाउंटेन पेन होती थी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि देखिए जो फाउंटेन पेन में एक आती है टंकी वाली फाउंटेन पेन। टंकी वाली फाउंटेन पेन का मतलब है कि उसके पास अपना टैंक होता है, उसमें स्याही भरी जाती है। तो वहाँ दोनों ही प्रिंसिपल काम करते हैं, वो रिफिल वाला फंडा भी काम करता है, प्लस उसमें नीब जो है वो चीरी भी रहती है, तो वो केश नली वाला जो सिद्धांत है वो भी वहाँ पे वर्क करता है। और जब निब का चीरा ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो बहुत मोटे मोटे जो भोथरे अक्षर हैं वो दिखाई देते हैं।
और एक नली होती है जिसको कि माफ कीजिएगा, एक फाउंटेन पेन होती है जिसको कि जी पेन कहा जाता है। तो वो डुबो डुबो कर लिखने वाली होती है, बिल्कुल वो सरकंडे और दवात वाला सिस्टम होता है। तो उसमें बीच से चीरा लगा रहता है, उसमें केश नली में जो इंक है वो चढ़ जाती है। उसके बाद जब हम लिखते हैं तो वो कुछ दूरी तक लिखने में हमारा सपोर्ट करती है। अब स्याही सोखने का जो काम है वो भी केशिकातों की क्रिया पर ही निर्भर करता है। श्यानता को देख लेते हैं। तो विस्कोसिटी क्या है? द्रवों का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है, उसे श्यानता कहा जाता है। गाढ़े द्रव जैसे कि ग्लिसरीन, शहद इत्यादि में ज्यादा श्यानता होती है, और जो गाढ़े द्रव पतले द्रवों की अपेक्षा, मतलब देखिए द्रव जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उतनी ही ज्यादा उसमें विस्कोसिटी होगी, और श्यानता जो ये गुण होता है द्रवों के अंदर, ये उनके बहने का, किसी भी सतह पर बह निकलने का विरोध करता है। तो इसीलिए गाढ़ा द्रव जो है वो जल्दी ही जम जाता है, क्योंकि उनकी श्यानता ज़्यादा होती है, ज़्यादा दूर तक बह नहीं पाता है। और जिनके अंदर श्यानता कम है वो पतले होते हैं और दूर तक बहते हैं, जैसे पानी और शहद को आप कंपेयर कर दीजिए। अब यहाँ देखिए, ताप अगर बढ़ा दिया जाए तो श्यानता जो है वो घट जाती है। और लेकिन ये जो ताप बढ़ाने वाला कॉन्सेप्ट है, ये द्रव और गैस दोनों में दो अलग अलग तरह से काम करता है। द्रव में अगर आप लिक्विड को गर्म कर दे रहे हैं तो उसकी श्यानता क्या होगी? कम हो जाएगी, ठीक है, श्यानता में कमी आ जाएगी। द्रव में उल्टा होता है, द्रव में माफ कीजिएगा, जो गैसें हैं उसमें उल्टा होता है। गैसों में अगर आप ताप बढ़ा देते हैं तो श्यानता बढ़ जाती है, ठोसों में श्यानता नहीं पाई जाती। ध्यान दीजिएगा, ठोस जो है ना, इनके अंदर श्यानता का गुण नहीं पाया जाता, ये सिर्फ गैसों और द्रवों में होता है। द्रवों में ताप बढ़ाने पर ये कम होता है और ताप कम होने पर बढ़ जाता है। गैसों में इसका ठीक उल्टा होता है। इसका ऐसा ही मात्रक पॉइज होता है, और इस पॉइज को यहाँ पे व्यक्त किया जाता है, पॉइज लिखा हुआ है, PI से व्यक्त करते हैं। और दूसरे मात्रक अगर देखें तो ये आप न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से देख सकते हैं। आमतौर पर पतले द्रव जैसे कि अल्कोहल है, पानी है, और गाढ़े तरल जैसे कि तारकोल है, इसके अलावा खून है हम लोगों का, ग्लिसरीन है, इस तरह के जो द्रव हैं, इनकी तुलना में पानी इत्यादि जो है, मतलब जिनके अंदर श्यानता कम होती है, उनका गाढ़ापन कम होता है। द्रव की श्यानता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, माफ कीजिएगा, ताप बढ़ाने पर घटती है, और जो गैसें हैं उनकी श्यानता ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। अब यहाँ आप उत्प्लावन बल को भी देखिए, तो उत्प्लावन बल के साथ आर्किमिडीज का सिद्धांत अपने आप अटैच हो जाएगा। जब कोई ठोस वस्तु द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी का अनुभव होता है, ऐसा लगता है कि उसका वजन कम हो गया है। पानी में किसी भारी चीज को आप डुबो दीजिए, उसका भार आपको लगेगा कि कम हो गया। तो भार में ये जो आभासी कमी है, ऐसा होता नहीं है कि उसका द्रव्यमान ही गायब हो गया, लेकिन ऐसा महसूस होता है। तो ये द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए गए एक बल के कारण होती है। वहाँ लिक्विड आपकी मदद कर रहा होता है, वो क्या करता है, उस वस्तु को ऊपर की ओर धकेल रहा होता है कि मेरे पास मत आओ। तो ऐसे में वो नीचे से बल लगाकर एक तरह से आपको सपोर्ट कर रहा है, मतलब आपको चीज़ का जो वजन है वो कम महसूस हो रहा है, क्योंकि उसका कुछ वजन जो है वो पानी की सतह अपने वहन कर रही है। अब इसमें उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल यानी अपथ्रस्ट फोर्स इसको कहा जाता है। और उत्क्षेप बल जो है ये वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसमें कि उत्प्लावन, मतलब ये जो गुरुत्व केंद्र है, द्रव का गुरुत्व केंद्र है, इसको उत्प्लावन केंद्र कहा जाता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत देखिए, तो आर्किमिडीज जो थे, इन्होंने एक सिद्धांत दिया कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है, उसका भार कम महसूस होता है। अब भार में जो ये आभासी कमी है, ये वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। वस्तु का आभासी भार ये वास्तविक भार माइनस हटाए गए द्रव का भार होता है, ठीक है। वस्तु का जो आभासी भार होता है वो क्या होता है, जो वास्तविक भार वस्तु का है उसमें से आप जो हटाए गए द्रव का भार है उसको घटा दीजिए, मालूम हो जाएगा। और वास्तविक भार माइनस उत्प्लावन बल भी हो सकता है, उस आधार पे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों में से जो फार्मूला आप यूज करना चाहें वो कीजिए। किसी डूबी हुई वस्तु का आयतन उसके द्वारा विस्थापित जल के आयतन के बराबर होता है। अब यहाँ पर प्लवन यानी तैरने का जो नियम है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, उसको देखने की जरूरत है। तो जब कोई वस्तु द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबी हुई होती है तो उस पर दो तरह के बल काम करते हैं। एक तो वस्तु का भार होता है यानी W, जो कि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काम करता है। किसी भी वस्तु का जो भार है ना वो हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर ही काम करेगा, क्योंकि इसमें होता है G। और ये जो G है ये अर्थ की ग्रेविटी है, मतलब गुरुत्वीय त्वरण उसका है। तो पृथ्वी का गुरुत्व बल हमेशा नीचे की ओर यानी पृथ्वी की ओर काम करेगा। और वस्तु का मतलब द्रव्य का वस्तु पर उत्क्षेप यानी F, जो कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर काम करेगा, जो इस वस्तु को ऊपर की ओर धकेलेगा। उत्क्षेप F का मान वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। और किस द्रव में वस्तु का डूबना, यहाँ पे किसी होना चाहिए था, किसी द्रव में वस्तु का डूबना या तैरना, इन दोनों बलों के आपेक्षिक मान पर निर्भर करता है। मतलब ये है कि ये जो वस्तु का भार है यानी mg, वो उसे नीचे की ओर डुबोने की कोशिश कर रहा है, और जो उत्क्षेप बल है वो उसे ऊपर की ओर फेंक रहा है। अब इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसी के आधार पर वस्तु का फ्यूचर तय होगा कि वो क्या होगी, डूब जाएगी या उतरा जाएगी। तो अगर यहाँ पर W का मान यानी वस्तु का भार जो है वो F यानी उत्क्षेप बल से ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे में वस्तु जो है वो डूब जाएगी। सीधी बात है, नीचे उसका जो भार है वो ज़्यादा काम कर रहा है तो वो उसे नीचे खींच लेगा, वो डूब जाएगी। और अगर ये उत्क्षेप बल ज़्यादा हुआ तो ऐसे में वो ऊपर तैरती रहेगी। सिंपल फिनोमिना है। और यदि यहाँ पर W इज लेस देन F,
ठीक है, वस्तु का जो भार है अगर वो F के छोटा है तो स्वतंत्र रूप से छोड़ देने पर वो ऊपर की ओर उठने लगेगी। अच्छा, एक कंडीशन और हो सकती है कि अगर वस्तु का भार जो F है यानी उच्छेप है उसी के बराबर हो जाए तो वस्तु जहाँ है वहीं तैरती रहेगी, इस अवस्था में भी वो तैरेगी। किसी ठोस का कितना भाग समुद्र में डूबेगा या द्रव में डूबेगा, यह ठोस तथा द्रव के आपेक्षिक घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, मतलब दोनों का आपेक्षिक घनत्व कितना है इस पर निर्भर करता है। तो ठोस के डूबे भाग का आयतन, यहाँ आप देख रहे हैं कैलकुलेशन, ठोस के डूबे भाग का आयतन बटे ठोस का कुल आयतन इज इक्वल टू ठोस का घनत्व बटे द्रव का घनत्व। इस आधार पर कैलकुलेशन कर सकते हैं और इससे ये मालूम होता है कि अधिक घनत्व वाले द्रव में ठोस का कम भाग डूबेगा और कम घनत्व वाले द्रव में अधिक डूबेगा। यदि ठोस का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर हो गया तो ठोस द्रव में तैरेगा। तो पानी और जो हिमखंड होते हैं, मतलब जिन्हें आप आइसबर्ग कहते हैं, उनके संबंध में क्या होता है, यहाँ पर अधिक घनत्व वाला ठोस जो है, माफ कीजिएगा, ठोस का जो घनत्व है वो ज़्यादा होता है और उसकी तुलना में जो द्रव का घनत्व है वो कम हो जाता है। तो ऐसे में द्रव के अंदर ठोस का जो बड़ा हिस्सा है वो डूब जाता है, मतलब 9 हिस्सा पानी के अंदर डूबा रहता है और सिर्फ 1 हिस्सा हमें बाहर दिखाई देता है आइसबर्ग का, और इसीलिए ये ज़्यादा डेंजरस होते हैं। नीचे ये कितनी गहराई में और किस आकृति में फैले हैं ये देखना मुश्किल होता है। और टाइटैनिक के साथ ऐसा ही एक बड़ा सा जो आइसबर्ग है जो कि आर्कटिक क्षेत्र से आया था वो टकरा गया था। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, पास्कल का नियम देख लेते हैं। तो पास्कल का नियम जो है इसके हिसाब से किसी बद्ध द्रव के किसी भाग में या किसी भाग के दाब में होने वाली वृद्धि द्रव के अन्य भागों में बिना क्षय हुए एक समान रूप से संचारित हो रही है। और हाइड्रोलिक ब्रेक या लिफ्ट जो है ये पास्कल के नियम पर काम करते हैं। जैसे मतलब हाइड्रोलिक ब्रेक को आप देख लीजिए या फिर आप लिफ्ट को देख लीजिए तो वो पास्कल के सिद्धांत पर काम कर रही है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, इनका नाम था ब्लेज पास्कल, और इन्होंने पाया कि सभी बिंदु एक ही ऊंचाई पर हो तो विराम की स्थिति के तरल के सभी बिंदुओं पर दाब जो है वो समान होगा। इस सत्य को भली भांति सरल रूप में दर्शाया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे सरल रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ सिद्धांत पता होना चाहिए और उसके कुछ अनुप्रयोग मालूम होने चाहिए। स्टोक्स का नियम देखकर हम क्रिटिकल वेलोसिटी की ओर बढ़ेंगे। देखिए, सामान्यतः जब एक पिंड किसी तरल से गिरता है तो वह अपने संपर्क में तरल की परतों को भी खींचता है, जहाँ से गिर रहा है उसकी परतों को भी अपनी ओर खींच कर ले जाना चाहेगा। तरल की विभिन्न परतों में आपेक्षिक गति उत्पन्न हो जाती है। परिणाम ये होता है कि पिंड एक परिणामी मंदक बल का अनुभव करता है और स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई पानी की बूंदें तथा दोलन गति करता हुआ लोलक ऐसी ही गति को प्रस्तुत करते हैं। मतलब उसका एक बेहतरीन उदाहरण है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी को देखते हैं। तो क्रांतिक वेग यानी क्रिटिकल वेलोसिटी, इसमें परिभाषा क्या हो सकती है, तो यदि द्रव के प्रवाह का वेग एक निश्चित वेग से कम होता है तो वह द्रव का प्रवाह धारारेखी प्रवाह कहलाता है। अर्थात द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे कि पहले वाला गुजरा था। धारारेखी प्रवाह का उदाहरण आपने कई जगह देखा होगा, मतलब पहले वाला कण जिस डायरेक्शन से जैसे गुजरा वैसे ही पीछे वाले भी जाएंगे, एक तरह से एक जैसे। और ये जो निश्चित वेग होता है इसी को कहते हैं क्रांतिक वेग यानी क्रिटिकल वेलोसिटी। बर्नौली का थ्योरम देख लीजिए। जब कोई असंपीड्य और अशांत द्रव, मतलब उसके अंदर न तो संपीडन है न ही शांता है, ऐसा संभव नहीं है, यह आइडियल स्टेट है, तो ऐसा जो आदर्श द्रव है वो किसी नली में धारारेखी प्रवाह में बह रहा है, मतलब उसमें जो कण आगे गया है उसी का अनुसरण करते हुए बाकी कण भी ठीक वैसे ही गुजर रहे हैं। तो ऐसे प्रवाह में अगर वो बह रहा है तो उसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक आयतन या एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा यानी दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, तीनों का जो टोटल योग है वो नियत रहता है। और वेंचुरी मीटर ये बर्नौली प्रमेय पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी नली में द्रव के प्रवाह की दर को नापा जाता है। और ये वेंचुरी मीटर का जो प्रैक्टिकल है ये आपको ग्रेजुएशन या इंटरमीडिएट की जो कक्षाएं हैं वहाँ फिजिक्स लैब में करने के लिए मिल जाता है। कई बार क्या होता है कि पानी के लिए वहाँ टैंक न लगाकर ऊपर बाल्टी लगा देते हैं, तो ऐसा होता है, मतलब जहाँ चालू मार्का लेबोरेटरी होती है वहाँ पर इस ढंग का होता है, जो अच्छी लैब होती है वहाँ पे हर इक्विपमेंट जो है वो अपनी सही जगह पर होता है, लेकिन प्रैक्टिकल आपको एग्जैक्टली समझ में आना चाहिए। तो बर्नौली का जो प्रमेय है उसमें यही दिखाया जाता है कि द्रवों का प्रवाह जो है उसकी दर को हम कैसे नाप सकते हैं, लेकिन उसमें जिस द्रव को आधार बनाया गया है वो आइडियल लिक्विड है, वैसा लिक्विड हमें उपलब्ध नहीं हो पाता है। और ज़्यादातर लैब में हम पानी को ही इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए पानी का ही प्रयोग होता है। बड़े से टैंक में पानी भरा रहता है और उसी को खोलकर हम यूज़ करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर बर्नौली के बारे में दिया है कि बर्नौली थे कौन, तो डेनियल बर्नौली इनका नाम था। ये स्विट्जरलैंड के एक साइंटिस्ट थे प्लस मैथमेटिशियन थे यानी गणितज्ञ भी थे। इन्होंने लियोनार्ड आयलर के साथ मिलकर गणित का फ्रेंच एकेडमी पुरस्कार 10 बार जीतने का कीर्तिमान हासिल किया था। गणित का ये प्रतिष्ठित पुरस्कार है फ्रेंच एकेडमी पुरस्कार, इसको इन्होंने 10 बार जीता था। और उनका अत्यधिक जो सुविख्यात कार्य था वो द्रव गतिकी एक विषयक, जिसे कि उन्होंने एकल सिद्धांत और अनुप्रयुक्त गणित के सिद्धांतों के आधार पर पेश किया था, उससे निकलकर सामने आता है। मतलब बहुत सारी लोकप्रिय खोजें इन्होंने की थी और गणितीय भौतिकी का इन्हें संस्थापक भी कहा जाता है। जो मैथमेटिकल फिजिक्स है उसके ये फाउंडर कहे जाते हैं। तो ये डेनियल बर्नौली को हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ वन लाइनर फैक्ट है जो कि द्रव और उनकी श्यानता इत्यादि से जुड़े हुए हैं।
वेंचुरीमीटर या वेंचुरीमापी किसी असंपीड्य तरल में प्रवाह वेगों को मापने की एक युक्ति है। एकांक क्षेत्रफल पर प्रत्यानयन बल प्रतिबल होता है तथा विमा में भिन्नात्मक अंतर विकृति कहलाती है। तो विकृति की इसीलिए कोई विमा नहीं होती है। आमतौर पर 3 प्रकार के प्रतिबल होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से प्रतिबल होते हैं? एक तो तनक होता है जो कि तानने में मतलब ताना गया है किसी वस्तु को तो उसके लिए विरुद्ध कार्य करेगा, विपरीत दिशा में काम करेगा। और दूसरा जो है वो संपीडक प्रतिबल होता है, संपीडन का विरोध करता है। अपरूपक प्रतिबल होता है और जलीय प्रतिबल होता है। मतलब कुल मिलाकर देखिए संपीडक और तनक प्रतिबल तो एक ही में आ जाते हैं, एक दूसरे की अपोजिट स्थितियां हैं। और इसके अतिरिक्त जो अपरूपक और जलीय प्रतिबल है ये 2 और प्रकार है। कम विरूपण के लिए अधिकतर पदार्थों में प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है और यही जो सिद्धांत है इसको हुक का नियम कहा जाता है, रॉबर्ट हुक के नाम पे हुक का नियम। अनुक्रमानुपाती जो सिद्धांत होता है या अनुक्रमानुपातिकता का जो स्थिरांक होता है इसको प्रत्यास्थता गुणांक कहा जाता है। और विरूपण बलों में लगने वाले पिंडों की प्रतिक्रिया और प्रत्यास्थ व्यवहार का वर्णन करने के लिए 3 प्रत्यास्थता गुणांकों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, अपरूपण गुणांक है और आयतन गुणांक। ठोसों का एक वर्ग जो कि प्रत्यास्थलक कहलाता है वो हुक के नियम का पालन नहीं करता है। जब कोई पिंड तनाव या संपीड़न के अंतर्गत होता है तो वो हुक के नियम के हिसाब से चलता है। जब 2 बल ऊपर और नीचे की फलकों में समांतर लगाए जाते हैं तो ठोस पिंड इस प्रकार से विरूपित होता है, मतलब उसमें इस तरह की विकृति आती है कि ऊपरी फलक निचली फलक के सापेक्ष बगल की ओर विस्थापित हो जाती है। ऊपरी फलक का क्षैतिज विस्थापन ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के लंबवत होता है और इस प्रकार का जो विरूपण है उसको अपरूपण कहते हैं। ठीक है, विरूपण के भी यहाँ नाम रखे गए। और संगत प्रतिबल अपरूपण प्रतिबल कहलाता है। इस प्रकार से प्रतिबल केवल ठोसों मतलब इस तरह का जो प्रतिबल है जैसा आपने यहाँ पर देखा ऊपरी फलक और निचली फलक के बीच का, तो ये किसमें संभव है? ये सिर्फ ठोस पदार्थों में ही संभव होता है। इस प्रकार के विरूपण के लिए हुक के नियम के रूप को जाना जाता है। अगर यहाँ आप देख रहे हैं कि लोहे का जो गोला है वो मरकरी पर तैरता है लेकिन पानी के अंदर डूब जाता है। तो इसका कारण क्या है कि मरकरी का जो आपेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी है वो लोहे के आपेक्षिक घनत्व से ज़्यादा होती है और इसीलिए मतलब जिस सतह पर वो तैर रहा है उसका आपेक्षिक घनत्व ज़्यादा है तो इसलिए वो डूबेगा नहीं। और पानी में ठीक उल्टा होता है, मरकरी का माफ कीजिएगा लोहे का जो रिलेटिव डेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाता है तो डूब जाता है। अब यहाँ देखिए कि स्टैटिक्स यानी जो स्थिति विज्ञान है, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स आप पढ़ते हैं तो ये स्थिति विज्ञान और गति विज्ञान। अब स्थिति विज्ञान यांत्रिकी की वो शाखा है जो कि विश्राम की स्थिति से संबंधित होती है। नदी के जल के घनत्व की अपेक्षा समुद्र के खारे पानी का जो घनत्व है वो ज़्यादा होता है, इसलिए समुद्र के जल में जब जहाज प्रवेश करते हैं तो अधिक वहाँ पे प्लावन बल काम करने लगता है। जो प्लावन बल है जो कि उन्हें तैरने में सपोर्ट करता है वो वहाँ पे ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, तो इससे जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है। किसी बुलबुले का आकार उसमें भरी गैस के दबाव और पानी की फिल्म की त्रिज्या या मोटाई पर निर्भर करता है। छोटे बुलबुले में गैस का दबाव बड़े बुलबुले की अपेक्षा ज़्यादा होता है, अतः नली में एक दूसरे के संपर्क में लाए जाने पर छोटा बुलबुला और छोटा हो जाता है और बड़ा बुलबुला जो है वो और बड़ा हो जाता है। पूछा जाता है कि बुलबुले के आकार पर क्या अंतर पड़ेगा, तो जो छोटा है वो और छोटा हो जाएगा, जो बड़ा है उसका आकार और ज़्यादा बढ़ जाएगा। दाब की मात्रा किस में ज़्यादा होती है? छोटे वाले में। अब यहाँ ये भी बताया गया कि हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक लिफ्ट ये सब जो है ये पास्कल के नियम पर काम करते हैं। और पास्कल के नियम के हिसाब से यदि गुरुत्वीय प्रभाव को हम 0 मान लेते हैं जो कि संभव नहीं है, तो संतुलन की अवस्था में किसी द्रव के भीतर प्रत्येक स्थान पर समान दबाव रहता है। जब वायु का बुलबुला झील की तली से ऊपर की ओर आने लगता है तो उस पर तली की अपेक्षा जो दाब है वो घटने लगता है, तो इसका जो आयतन है वो बढ़ जाता है, मतलब इसका जो साइज है वो बढ़ जाता है। तली में ये एकदम छोटा सा रहेगा, इसके ऊपर दबाव ज़्यादा रहेगा। जैसे जैसे ये ऊपर की सतहों में आएगा दाब कम होता जाएगा तो इसका जो साइज है वो फैलने लगेगा। अपरिष्कृत पेट्रोलियम में निरंतर प्रभाजी आसवन के द्वारा औद्योगिक उपयोग के लिए विभिन्न उत्पाद जो है वो प्राप्त किए जाते हैं, मतलब इसका प्रभाजी आसवन किया जाता है और ये जो प्रक्रिया है इसको परिष्करण कहा जाता है। एस्फाल्ट पेट्रोलियम का प्रतिशोधन करने के दौरान उत्पन्न होता है। पेट्रोलियम एक काला कीचड़ होता है जिससे कि हम बहुत सारे प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं, तो प्रभाजी आसवन की जो विधि है उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। अब 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम होता है। झीलों और नदियों की केवल ऊपरी सतह के जमने में पानी के अनियमित प्रसार यानी जो एनॉमलस एक्सपेंशन है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अधिकांश द्रवों को गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि लेकिन घनत्व में कमी आ जाती है, लेकिन पानी का व्यवहार 0 डिग्री से लेकर 4 डिग्री के बीच में ठीक उल्टा होता है। यहाँ क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस तक मतलब 0 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है, और फिर 4 डिग्री सेल्सियस से आयतन जो है वो न्यूनतम, और 4 डिग्री सेल्सियस की जो एकदम एग्जैक्ट स्टेट होती है उसमें क्या होता है, उसमें आयतन सबसे कम हो जाता है और घनत्व उस समय मैक्सिमम होता है। ये आपने देखा। सोडियम क्लोराइड तथा अन्य लवणों की अधिकता के कारण समुद्री जल नमकीन होता है, फलतः समुद्री जल का घनत्व ज़्यादा होता है। इसमें उत्प्लावकता भी अधिक होती है, इसलिए समुद्र के जल में तैरना आसान होता है, नदी की तुलना में ज़्यादा आसान होता है। टेक्नीशियन एक रासायनिक तत्व है जिसका कि परमाणु क्रमांक है 43, और टेक्नीशियन कृत्रिम रूप से उत्पादित पहला तत्व है।
पहली बार इसका आर्टिफिशियल तरीके से प्रोडक्शन किया गया था और 1937 में इसको पहली बार बनाया गया था। ये एक फैक्ट है। इसके बाद अगला फैक्ट आपको बता रहा है कि मथने के बाद क्रीम का दूध से अलग हो जाने का जो कारण है उसमें अपकेंद्र बल काम करता है, जो कि क्रीम को बाहर की ओर फेंकता है। शीतकाल में झील की ऊपरी परत 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान प्राप्त करने के बाद बर्फ बन जाती है, लेकिन अंदर का जो जल है वो 4 डिग्री सेल्सियस की अवस्था में रहता है, यानी लिक्विड स्टेट में रहता है। और इसी वजह से जो जलीय जीव जंतु हैं वो जीवित रहते हैं, मतलब अंदर की जो सतह है वहाँ मछलियाँ अपना जीवन यापन कर लेती हैं। अब यहाँ आपने देख लिया, यंग प्रत्यास्थता गुणांक तथा अपरूपण गुणांक केवल ठोसों के लिए ही प्रासंगिक होते हैं, और इसका कारण यह है कि केवल ठोसों की ही लंबाई तथा आकृति होती है, बाकी तो जो है वो अपना जिस पात्र में भर दिए गए वैसा आकार धारण कर लिए। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक ठोसों, द्रवों और गैसों सभी के लिए प्रासंगिक होता है। 3 जो हमने गुणांक देखे थे उसमें से यंग प्रत्यास्थता गुणांक और अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक जो है ये सिर्फ ठोसों पर एप्लीकेबल है, लेकिन आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, चूंकि आयतन तो तीनों में ही होता है, मतलब ठोस में भी होगा, द्रव में भी होगा, गैस में भी होगा, तो ये तीनों के लिए प्रासंगिक होता है। और उस स्थिति में आयतन के परिवर्तन से यह संबंधित होता है जब पिंड का प्रत्येक भाग समान प्रतिबल के अंतर्गत आता है और पिंड की आकृति ज्यों की त्यों बनी रहे, इसलिए यह काम करता है। धातुओं के लिए यंग गुणांक का मान मिश्र धातुओं और प्रत्यास्थलकों की अपेक्षा ज्यादा होता है, मतलब धातुएं अगर हैं तो एलॉय या बाकी जो चीजें हैं उनकी तुलना में ज्यादा यंग प्रत्यास्थता गुणांक वाली होंगी। और यंग प्रत्यास्थता गुणांक के अधिक मान वाले द्रव्यों में लंबाई में थोड़ा परिवर्तन करने के लिए ज्यादा बल की आवश्यकता पड़ती है, मतलब उनका प्रतिबल बहुत जबरदस्त होता है, उनके अंदर की प्रत्यास्थता बहुत ज़्यादा होती है, मतलब उसे परिवर्तित करने के लिए आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा यंग प्रत्यास्थता गुणांक होगा उतना ही। दैनिक जीवन में स्पष्ट है कि लोहे का यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज़्यादा होता है, तुलनात्मक रूप से एल्यूमिनियम या चांदी इत्यादि है तो उनका कम होता है। अब इसके बाद देखिए, दैनिक जीवन में हमारी यह धारणा होती है कि जो द्रव ज़्यादा तनित होते हैं, द्रव नहीं माफ कीजिएगा, द्रव्य यानी मैटर की बात हो रही है, ज़्यादा तनित होते हैं वे अधिक प्रत्यास्थ होते हैं, लेकिन ये बात गलत है। हम ये सोचते हैं कि जिसको हम जितना ज़्यादा खींच सकते हैं वो उतना ही ज़्यादा इलास्टिक है। वास्तव में द्रव्य वो जो कि दिए हुए भार के लिए कम तनित होते हैं वो ज़्यादा प्रत्यास्थ होते हैं, मतलब उन्हें तानना भी चाहे तो वो तने ना, तो वो क्या है, ज़्यादा प्रत्यास्थ है, मतलब वो अपनी मूल अवस्था को छोड़ नहीं रहे हैं आसानी से। ये हमने देखा। प्रतिबल एक सदिश राशि नहीं है, क्योंकि प्रतिबल बल की तरह से ही एक विशेष दिशा में निर्धारित नहीं किया जा सकता है। किसी पिंड के एक भाग के किसी काट की निश्चित और कार्यरत बल की एक निश्चित दिशा होती है, तो ये आपने देख लिया। अब यहाँ पे तरलों का मूलभूत गुण यह है कि ये प्रवाहित होते हैं। तरल का मतलब यहाँ पे लिक्विड से तात्पर्य है, तो बहना इनका मूल गुण है। अपनी आकृति में परिवर्तन के प्रति तरलों में कोई प्रतिरोध नहीं होता है, ये अपनी आकृति में परिवर्तन का विरोध नहीं करते, अतः ये पात्र की आकृति को धारण कर लेते हैं, मतलब जिस बर्तन में इन्हें रखा गया है उसी से इनका आकार निर्धारित होगा। द्रव असंपीड्य होता है और इसका अपना एक स्वतंत्र पृष्ठ होता है। गैस जो है वो संपीड्य होती है तथा यह फैलकर समस्त उपलब्ध आयतन यानी स्थान को भरने की क्षमता रखती है। नाइट्रोजन का एक सिलेंडर आपके पास है और एक बड़ा सा 12x14 का कमरा है। नाइट्रोजन का एक सिलेंडर आप एक कोने टांग दीजिए, उतनी ही जगह घेरेगा, और अभी आप क्या करिए, उसकी नोजल खोल दीजिए, फिर देखिए पूरे कमरे में नाइट्रोजन गैस जो है वो भर जाएगी। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ, गैस फैलकर पूरी जो आयतन है, मतलब 12x14 का जो पूरा कमरा है उसको कवर कर ले रही है, यानी पूरे एरिया में फैल जा रही है। तो ऐसा होता है। रॉबर्ट हुक को देखिए। रॉबर्ट हुक का जन्म फ्रेश वाटर आइल ऑफ वाइट में 18 जुलाई 1635 को हुआ था। ये जगह का नाम है। यहाँ पर जन्म स्थान और जो डेट ऑफ बर्थ है वो महत्वपूर्ण नहीं है, इनकी जो डिस्कवरी है वो महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर कहा गया कि माइक्रोग्राफिया में प्रस्तुत प्रेक्षण माला में इन्होंने प्रकाश के तरंग सिद्धांत का सुझाव रखा था, और कार्क के अध्ययन का परिणाम ये निकला कि जीव विज्ञान में पहली बार कोशिका शब्द का इस्तेमाल किया गया। जो कार्क होता है लकड़ी का, उसमें इन्होंने पादप कोशिकाओं का नमूना देखा था, और उसके आधार पर यह पता लगाया कि सेल नाम की भी कोई चीज़ होती है जो कि सबसे बेसिक चीज़ है। भौतिक शास्त्रियों के द्वारा रॉबर्ट हुक का जो प्रत्यास्थता नियम है उसको काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया गया, और भौतिक विज्ञान में ये महत्वपूर्ण स्थान रखता भी है। आगे बढ़ते हैं, ऊष्मा गतिकी तथा ऊष्मा संचरण को देख लेते हैं। तो ऊष्मा है क्या? ऊष्मा एक तरह की ऊर्जा है, आप ये देख ही रहे हैं, और ये दो पदार्थों के बीच में ताप के अंतर को दर्शाती है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफर होती है, और स्थानांतरण हमेशा कैसा होता है? ज़्यादा तापमान से कम तापमान की ओर होता है हमेशा। ऊष्मा का मापन कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, किलो जूल इत्यादि में किया जाता है। ऊष्मा या ऊष्मीय ऊर्जा के स्थानांतरण की जो परिमाणात्मक धारणा है वो इस लक्षण से प्राप्त की जा सकती है कि 1 किलोग्राम जल 10 डिग्री सेल्सियस होने पर 42,000 जूल ऊर्जा मुक्त कर सकता है। तो ये ऊर्जा का जो मापन है इस आधार पे आपने किया। कैलोरी क्या है आइए देखते हैं। तो कैलोरी एक मात्रक है। 1 ग्राम जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहा जाता है। ये परिभाषा है।
इस प्रकार से 1 किलोग्राम जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 किलो कैलोरी कहा जाता है। 1 किलो कैलोरी बराबर 10⁻³ कैलोरी, यानी 1000 कैलोरी सीधा सीधा। और स्पेसिफिक हीट क्या है उसको भी देखिए। तो किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? तो ऊष्मा का पुराना मात्रक कैलोरी था और 1 कैलोरी को ऊष्मा के उस परिमाण के रूप में परिभाषित करते थे जो 1 ग्राम जल के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर देता था। अधिक परिशुद्ध मापों में यह पाया गया है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा में ताप के किंचित मात्र ही परिवर्तन को देखा जा सकता है। अधिक जो परिशुद्ध माप होते हैं उसमें क्या होता है, जल की विशिष्ट ऊष्मा में ताप का सिर्फ थोड़ा सा रंच मात्र ही परिवर्तन देखा जाता है। अब यहाँ आप देखिए गुप्त ऊष्मा को, यानी लैटेंट हीट को। तो सामान्यतः जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो उसके ताप में वृद्धि होती है। हालांकि पदार्थ की भौतिक अवस्था को बदलने के लिए जब ऊष्मा दी जाती है तो पदार्थ के ताप में वृद्धि नहीं होती है। अतः पदार्थ की अवस्था परिवर्तन करने के लिए उसे दी गई ऊष्मा जो है वो गुप्त ऊष्मा कहलाती है। मतलब उसकी अवस्था में हम बदलाव चाहते हैं तो इसके लिए हम उसको कुछ एक्स्ट्रा ऊष्मा यानी हीट दे रहे हैं, तो वही जो है वो गुप्त ऊष्मा कहलाती है। और देखिए गुप्त ऊष्मा 2 तरह की होती है, एक तो संगलन की गुप्त ऊष्मा होती है और दूसरी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। ठोस को द्रव अवस्था में बदलने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है उसको गलन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। बर्फ से गलन की गुप्त ऊष्मा 3.34 × 10⁵ जूल पर किलोग्राम होती है और द्रव को वाष्प में बदलने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है वो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। और जल से वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा है वो 22.5 × 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम। पदार्थ के शीतलन के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की अपेक्षा 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ अधिक प्रभावी होती है। इसकी वजह यह है कि गलन के लिए बर्फ का प्रत्येक किलोग्राम पदार्थ से 3.34 × 10⁵ जूल गुप्त ऊष्मा लेता है और इस कारण पदार्थ को अधिक प्रभावी ढंग से ठंडा रखता है। अब देखिए, जब जल भाप में परिवर्तित होता है तो वह गुप्त ऊष्मा को अवशोषित करता है और प्रयोगों द्वारा ये देखा गया है कि उबलते जल में अगर आप हाथ डाल दीजिए या जल जाइए तो उससे उतनी जलन नहीं होती है, लेकिन अगर आप भाप से जल जाइए, वही पानी की भाप से जल जाइए, तो बहुत बेतहाशा जलन होती है और वो पूरा एरिया जो है अगर आपने तत्काल उपचार नहीं किया तो फूलकर गुब्बारा हो जाएगा, उसके अंदर पानी भर जाएगा और फिर बहुत खतरनाक छाला पड़ता है। ऐसे सीधा सीधा पानी से जलने पर वैसा बड़ा छाला और वैसी बड़ी जो घाव है वो नहीं बनते। वजह क्या है, यहाँ पर जो भाप से हमें प्राप्त होने वाला टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है। दोनों ही 100 डिग्री सेल्सियस के समान ताप पर होते हैं, लेकिन उबलते जल की अपेक्षा भाप में गुप्त ऊष्मा संचित होती है तो उतनी एक्स्ट्रा ऊष्मा उसके अंदर थी, मतलब उतना अधिक तापमान आपकी चमड़ी ने झेला, इसलिए ऐसा प्रभाव पड़ा। अब यहाँ देखिए, भाप हमारी त्वचा पर पड़ती है तो संघनित होकर जल बनाती है और वह क्वथनशील जल की अपेक्षा 22.5 × 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम अधिक ऊष्मा निकालती है। मतलब जितना टेम्परेचर था उससे इतना और ज़्यादा। आप सोच लीजिए कितनी ज़्यादा ऊष्मा आपको अधिक झेलनी पड़ी। तो ये असहनीय जलन पैदा करती है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उसी हिसाब से जलन भी होगी। अब यहाँ पे मोलर विशिष्ट ऊष्मा को देख लीजिए, और पानी में अगर आप थोड़ा सा हाथ डालिए और निकाल लीजिए तो उससे उतना आप कायदे से जलेंगे भी नहीं। अगर भाप लग जाएगी, भाप अगर चंद सेकंड के लिए भी लगी तो उतना काफ़ी होगा चमड़ी उधेड़ने के लिए। अब मोलर स्पेसिफिक हीट को देखिए। यहाँ किसी परिभाषा पहले देखनी आवश्यक है। तो किसी वस्तु के 1 ग्राम मोल का ताप जो है, मतलब 1 ग्राम मोल का ताप या मोल जो है पदार्थ की मात्रा ही होती है, तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस वस्तु की मोलर विशिष्ट ऊष्मा यानी मोलर स्पेसिफिक हीट कहा जाता है और इसे स्मॉल c से व्यक्त किया जाता है। मोलर विशिष्ट ऊष्मा C बराबर m × ग्राम विशिष्ट ऊष्मा S, जहाँ पे यम जो है वो पदार्थ का आणविक द्रव्यमान है और द्रव्यमान है तो हर पदार्थ के लिए वो अलग अलग होगा और एक पदार्थ के लिए हमेशा एक ही रहेगा। मोलर विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक कैलोरी पर मोल होता है। यहाँ आप देख रहे हैं कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस, और एसआई पद्धति में जूल प्रति मोल केल्विन इस आधार पर इसे देखा जाता है। टेम्परेचर को देख लेते हैं। तो ताप वस्तु की ऊष्मीय अवस्था है, मतलब वह ऊष्मीय अवस्था है जिससे कि ऊष्मा के प्रवाह की दिशा का बोध होता है। ऊष्मा सदैव अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। -40 डिग्री सेल्सियस के ताप का मापन फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में समान होता है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में समान होता है। -25 डिग्री मतलब -25.6 डिग्री सेल्सियस के ताप का मापन फ़ारेनहाइट और र्यूमर में समान होता है। ध्यान दीजिएगा कहाँ पर आकर दोनों एक बराबर हो जाते हैं। -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर हो जाते हैं। -25.6 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है उस पर फ़ारेनहाइट और र्यूमर आपस में बराबर हो जाते हैं, दोनों ताप को मापने के मात्रक। इसके बाद 574.25 डिग्री सेल्सियस का जो ताप है उस पर फ़ारेनहाइट और केल्विन पैमाने बराबर हो जाते हैं। और 0 डिग्री सेल्सियस के ताप का मापन ये सेल्सियस और र्यूमर दोनों पैमाने पर बराबर होता है। ताप के मापन के लिए क्या करते हैं, तो ताप मापी से नापा जाता है।
दो तरह के पैमाने यूज होते हैं, एक तो सेल्सियस पैमाना होता है, दूसरा केल्विन पैमाना होता है। सेल्सियस पैमाने की अगर बात करें तो ताप का सेल्सियस स्केल ये बर्फ के गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस और जल के क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में काम करता है। केल्विन पैमाना क्या है? तो ये बर्फ के गलनांक 273 केल्विन और जल का जो क्वथनांक है 373 केल्विन, उसके आधार पर तय होता है। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस का ताप केल्विन पैमाने पर 273 के बराबर होता है। केल्विन पर ताप सेल्सियस पैमाने के ताप में 273 आप ऐड कर दीजिए, उतना आ जाएगा C+273। फ़ारेनहाइट पैमाने की अगर बात करें तो इस पैमाने पर बर्फ का गलनांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। रेनकाइन पैमाना जो होता है, रेनकाइन स्केल इसको कहा जाता है, इस पैमाने में उच्च बिंदु और निम्न बिंदु क्रमशः 672 रेनकाइन और 4160 रेनकाइन होते हैं। इस पैमाने पर कुल भागों की संख्या जो है वो 212 होती है। यहाँ देखिए र्यूमर पैमाना, तो र्यूमर स्केल जो है इस पैमाने में उच्च बिंदु और निम्न बिंदु का जो क्रमशः आंकड़ा है वो 0 डिग्री र्यूमर और 80 डिग्री र्यूमर होता है। आर मतलब यहाँ पे र्यूमर से तात्पर्य है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमानों में जो संबंध है उसको देखने की आवश्यकता है। तो यहाँ आप देखें कि C जो है ये सेल्सियस को डिनोट कर रहा है और जो कैपिटल F आप देख रहे हैं वो फ़ारेनहाइट को व्यक्त कर रहा है। तो C/5 = F-32/9। अब इसमें से जिसकी वैल्यू आपको पता है उसका रख दीजिए। मान लीजिए कि आपको इसमें C का मान पता है, F का मान आपको निकालना है, मतलब फ़ारेनहाइट में उसी को कन्वर्ट करना है। तो सेल्सियस में जो मान पता है उसको यहाँ रख के बाकी सबका यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और पक्षांतर करके भेज दीजिए। तो F इधर बचेगा, उसके आधार पर कैलकुलेट कर लीजिए। अब इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो है चालन। तो किसी वस्तु के दो संलग्न भागों के बीच में उनके तापों का अंतर या तापों के अंतर की वजह से ऊष्मा स्थानांतरण की जो क्रियाविधि होती है उसको चालन कहते हैं। मतलब आपने देखा था कि कम ऊष्मा से ज़्यादा ऊष्मा या कम ताप से अधिक ताप, ज़्यादा ताप से कम ताप की ओर जो ऊष्मा का स्थानांतरण है वो होता है। मतलब ऊष्मा का प्रवाह कैसे होगा? जिधर ज़्यादा ताप है वहाँ से ऊष्मा का प्रवाह होगा कम ताप की ओर। मान लीजिए कि किसी धातु की छड़ का एक सिरा आग के ज्वाला में रखा हुआ है, तो शीघ्र ही छड़ का दूसरा सिरा भी इतना ही गर्म हो जाएगा कि अगर आप उसे ऐसे ही सामान्य हाथों से छू लेंगे तो हाथ जला देगा, मतलब पूरी छड़ गर्म हो जाएगी। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें चालन की प्रक्रिया हो रही है। मतलब एक सिरे में ज़्यादा तापमान हुआ, फिर वो संवहित होते होते वहाँ से, मतलब चालित होते होते वहाँ से जो उसके ताप कण हैं वो दूसरे सिरे तक पहुँच जाते हैं। और गैसें हीन ऊष्मा चालक होती हैं और द्रवों की चालकता ठोसों तथा गैसों के बीच की होती है और ठोस इसके सबसे बेहतर उदाहरण होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं विकिरण के बारे में। तो चालन तथा संवहन को परिवहन के माध्यम के रूप में किसी पदार्थ की आवश्यकता होती है। बिना किसी माध्यम के ये आगे नहीं बढ़ सकते। ऊष्मा स्थानांतरण की ये विधियां निर्वात से पृथक दो वस्तुओं के बीच में क्रियाशील नहीं हो सकती। बीच में अगर निर्वात है तो ये एक वस्तु से दूसरी वस्तु में नहीं जा सकता है। कल्पना कीजिए कि अगर सौर ऊर्जा को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए चालन या संवहन जैसी टेक्निक्स की आवश्यकता होती, तो फिर क्या होता? बीच में उसको एक लोहे की रॉड चाहिए होती कि वहां से सनलाइट उस पर बैठकर पृथ्वी तक पहुंचे, या इस तरह का कोई माध्यम चाहिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो जो सूर्य की ऊर्जा और गर्मी है वो हम तक पहुंच जाती है। कैसे? तो वहां काम करता है विकिरण। विशाल दूरी होने पर वही चीज़ यहाँ दी हुई है कि पृथ्वी सूर्य से ऊष्मा प्राप्त कर लेती है। तो इसमें क्या है? आग की उष्णता को हम शीघ्र ही अनुभव कर लेते हैं। मतलब सूर्य तो बहुत दूर है, हम अपने पास ही अगर आग जला लें और वैसी स्थिति में हम जो अनुभव करते हैं तापमान का, तो वायु यहाँ पे अल्पचालक का काम करती है, लेकिन संवहन धाराएं वहाँ नहीं काम करती हैं। वहाँ काम करता है विकिरण। ऊष्मा स्थानांतरण की ये तीसरी विधि है और इसको कोई माध्यम नहीं चाहिए होता है। इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा जो विकिरित ऊर्जा होती है उसको हम लेकर चलते हैं। किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक साथ दोलन करते हैं। अन्य किसी तरंग की भांति विद्युत चुंबकीय तरंगों की भी अलग अलग तरंग दैर्घ्य हो सकती है और ये निर्वात में समान चाल से चलती है। समान चाल का मतलब क्या है? प्रकाश की चाल से चलती है। मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की जो रफ्तार है उससे ये ट्रेवल करती है। अब यहाँ आप देखिए कि विकिरण के द्वारा सूर्य की ऊष्मा निर्वात यानी शून्य अंतरिक्ष से होकर पृथ्वी तक पहुंच जाती है और सभी तप्त पिंड, चाहे वो ठोस, द्रव या गैस कुछ भी हो, विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। किसी पिंड द्वारा उसके ताप के कारण उत्सर्जित जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, जैसे कि लाल तप्त लोहे से निकलने वाला विकिरण या जो फिलामेंट लैंप है उससे जो उत्पन्न प्रकाश होता है, ये ऊष्मीय विकिरण के अच्छे एग्जाम्पल। अब यहाँ पे कन्वेक्शन को देखिए, यानी संवहन को देखिए। संवहन वह विधि होती है जिसमें कि पदार्थ की वास्तविक गति के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। यह केवल तरलों में ही संभव है। तरल जो पदार्थ होते हैं उन्हीं में पॉसिबल। संवहन प्राकृतिक भी हो सकता है तथा प्रणोदित भी हो सकता है। दोनों तरीके का हो सकता है। प्राकृतिक संवहन जो होता है इसमें गुरुत्व एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब किसी तरल को नीचे से गर्म किया जाता है तो गर्म भाग में प्रसार होता है और परिणाम ये होता है कि उसका घनत्व घट जाता है। उत्प्लावन के कारण वह ऊपर उठता है और ऊपरी जो शीतल भाग है वो इसे प्रतिस्थापित कर देता है। यह पुनः तप्त होता है और ऊपर उठता है। तरल के अपेक्षाकृत शीतल भाग द्वारा यह प्रतिस्थापित होता है और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है जब तक कि ऊष्मा की मात्रा दोनों ओर बराबर न हो जाए।
ठीक है। और स्पष्ट रूप से ऊष्मा स्थानांतरण की ये जो विधि है ये चालन से अलग होती है और संवहन में तरल के विभिन्न भागों का स्थूल अभिगमन होता है। तो ये आपने देखा। अब यहाँ पे चालन, संवहन और विकिरण तीनों के एग्जाम्पल आपको सिर्फ आग के जलने में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आप स्पष्ट तौर पे देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये जो लोहे की छड़ से आग को खोद कर जलाया जा रहा है, तो इसमें क्या होगा कि ये वाला हिस्सा गर्म होगा तो धीरे धीरे करके ये जो रॉड का इधर वाला पार्ट है वो भी गर्म हो जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है ये चालन है। और यहाँ देखिए आप संवहन का एग्जाम्पल और यहाँ पर विकिरण का, तो तीनों एक साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद जो थर्मोमेट्री है इसको देखने की आवश्यकता है, यानी ताप मिति, ताप का मापन कैसे करते हैं। तो भौतिक विज्ञान की वो शाखा है जिसमें कि ताप का मापन और अध्ययन किया जाता है। तापमापी वो यंत्र होते हैं जिसके सहारे हम ताप को नापते हैं। प्रसार से संबंधित परिभाषाएं यहाँ पर दी हुई हैं। तो ताप बढ़ाकर ठोस को द्रव अवस्था में, द्रव को गैस अवस्था में बदला जा सकता है, और ताप घटाकर गैस को द्रव अवस्था में और द्रव को ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ताप घटाने बढ़ाने से अवस्था परिवर्तन हो सकता है। गलन क्या है, तो गलन में यही है कि ठोस पदार्थ को आप गर्म कर दीजिए, पिघल जाएगा, द्रव में परिवर्तित हो गया, कह देते हैं कि वो गल गया। वह ताप जिस पर कि ठोस पदार्थ गलता है और वायुमंडलीय दाब पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसको पदार्थ का गलनांक कहा जाता है। जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ पिघल कर पानी बन जाती है, तो बर्फ का गलनांक क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। भिन्न भिन्न ठोसों के लिए गलनांक अलग अलग होते हैं, और ठोस पदार्थ का गलनांक जितना ज़्यादा होगा उसके कणों के बीच में आकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। मतलब कणों का जो बीच का आकर्षण बल है उसको तोड़ेंगे तभी तो अवस्था परिवर्तन होगा, तो उसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा ताप देना पड़ रहा है, ये कहने का मतलब। इसके बाद सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन को देखिए। तो गर्म करने पर ठोस पदार्थ अगर सीधे सीधे गैस में तब्दील हो जाए तो ये जो प्रक्रिया है उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, लेकिन ये परिभाषा जो है अधूरी है। पूरी परिभाषा क्या है वो यहाँ दी हुई है। गर्म करने पर ठोस पदार्थों का सीधे वाष्प बन जाना यानी गैस में तब्दील हो जाना, और ठंडा कर देने पर वाष्प का सीधे ठोस में कन्वर्ट हो जाना, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। ये रिवर्सिबल है। ऊर्ध्वपातन करने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं, तो अमोनियम क्लोराइड ऐसा है। इसके अलावा आप नौसादर को ले लीजिए, आयोडीन भी ये काम करता है। कपूर, आप देखिए कपूर की टिकिया ऐसे छोड़ दीजिए, हवा में घुल जाएगी, ये आपने देखा। अब इसके बाद क्वथन को देखते हैं। क्वथन क्या चीज़ है, तो क्वथन वो प्रक्रिया है जिसमें कि गर्म करने पर द्रव या द्रव पदार्थ तीव्रता से गैस में तब्दील होता है, ये बदलने का काम करता है। और वह ताप जिस पर कि द्रव उबलता है वायुमंडलीय ताप पर तीव्रता से गैस में परिवर्तित होता है, वो जो अवस्था है उसको, मतलब वो जो ताप है उसको क्वथनांक कहा जाता है। यहाँ पे दोनों को क्वथन दे दिया है, वो ताप जो है वो क्वथनांक कहलाता है, ठीक है। और विभिन्न द्रवों के क्वथनांक जो है वो अलग अलग होते हैं। अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, जल का जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, मतलब पानी से पहले ही अल्कोहल जो है वो खौलना चालू हो जाएगा। पारे का बहुत ज़्यादा होता है, 357 डिग्री सेल्सियस का जब आप तापमान दीजिएगा तब कहीं जाकर वो खौलेगा। संघनन या द्रवण क्या होता है आइए देखते हैं। तो ये क्वथन की ठीक उल्टी प्रक्रिया है। क्वथन में क्या होता है, द्रव जो है वो भाप में बदलता है, यहाँ भाप जो है वो द्रव में यानी जो गैसियस स्टेट है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर तापमान को कम करना पड़ता है। जैसे हमने तापमान बढ़ाया तो जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो गया, और ठीक वैसे ही हमने तापमान कम कर दिया तो जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है शीतलन या संघनन या द्रवण। इसके बाद हिमीकरण को देख लीजिए। तो शीतलन द्वारा द्रव को ठोस में जब बदला जाता है, पहले तो तापमान कम किया तो गैस से क्या हुआ, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, और टेम्परेचर गिरा दिया तो जो लिक्विड स्टेट है यानी द्रव अवस्था है वो ठोस में तब्दील हो जाएगी। तो ये जो प्रक्रिया है इसको हिमीकरण कहा जाता है। और हिमांक वो बिंदु होता है जिस पर कि जाकर ये अपनी अवस्था को बदलकर द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि जल का जो हिमांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, और बर्फ का जो गलनांक है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस है। और इसीलिए कहा गया है कि ये गलन का विपरीत प्रक्रम है। तो गलनांक और हिमांक का जो संबंध है उसे आपने देखा। अब यहाँ पर इवेपोरेशन यानी वाष्पन को देखिए। तो अपने क्वथनांक से नीचे किसी द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने का जो प्रक्रम है उसको वाष्पन कहा जाता है। और किसी द्रव का वाष्पन कमरे के ताप पर भी हो सकता है। गीले कपड़े उसमें उपस्थित जल के वाष्पन के कारण ही सूख जाते हैं। आप धूप में से फैला देते हैं तो क्या होता है, पानी जो है उसमें से भाप बनकर उड़ जाता है और कपड़े सूख जाते हैं। पोखरों का जल भी जो है वो वाष्पित होता है और इसी वजह से सूख जाता है। और वाष्पीकरण की प्रक्रिया ये जल चक्र जो पर्यावरण का हमारा है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जितने भी जल स्रोत हैं वहाँ से वाष्पीकरण होता है, उसी से बादल बनते हैं, और बादल में जब भार अधिक हो जाता है तो बरस पड़ते हैं। द्रव का तापमान बढ़ाने पर वाष्पन की दर में वृद्धि होती है, और किसी द्रव के वाष्पन की दर उसके क्वथनांक पर मैक्सिमम होती है, ये आपने देख लिया। वायु की आर्द्रता तब कम होती है, यहाँ देखिए ये बताया गया है कि वायु की आर्द्रता जब निम्न होती है या कम होती है तो वाष्पन की दर जो है वो सबसे उच्च होती है, और पानी अत्यंत शीघ्र वाष्पित होता है। और वायु की आर्द्रता अगर बढ़ जाती है तो वाष्पन की दर जो है वो धीमी हो जाती है। एग्जाम्पल कूलर ले लीजिए, जो वाटर कूलर होते हैं। गर्मी में जब पछुआ पवन चलता है यानी सूखा वाला मौसम होता है, लू वाला मौसम होता है, तो उस समय जब आप कूलर चलाते हैं तो पानी जल्दी जल्दी खर्च होता है, और जब पूर्वा हवा कन्वर्ट हो जाती है उमस वाली गर्मी होने लगती है, चिपचिपी गर्मी। तो वैसे मौसम में अगर आप कूलर चला दीजिए तो एक तो पूरा उमस भर जाएगी कमरे में,
जो नमी की मात्रा है वो बढ़ जाएगी, और दूसरी बात यह है कि पानी बहुत कम खर्च होगा। तो यहाँ वही रीज़न काम करता है। ये सब तापमान मतलब जो वायुमंडलीय आर्द्रता है उस पर निर्भर करेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए वाष्पन के कारण शीतलन कैसे होता है। तो किसी पात्र में भरा गया द्रव जब वाष्पित होता है तो उस पात्र में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा वो प्राप्त कर लेता है। ऊष्मा खोने के कारण वह पात्र ठंडा हो जाता है। वाष्पन के कारण शीतलन का एक अच्छा उदाहरण जो है वो मिट्टी के बर्तनों में जल का ठंडा होना है। मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसमें रंध्र होते हैं, मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और कुछ जल लगातार इन छिद्रों से घड़ों के बाहर रिस कर बाहर आता रहता है। तो हमें दिखता इसलिए नहीं है कि वो लगातार निकलता है और वाष्पित होता जाता है। तो भाप बनने की जो प्रक्रिया है इससे होता यह है कि वाष्पन के लिए गुप्त ऊष्मा मिट्टी के बर्तन और शेष जल को प्राप्त होती रहती है, और इस प्रकार से घड़ों में से शेष जल जो है वो अपनी ऊष्मा को खोकर ठंडा हो जाता है। तो ये एक देसी रेफ्रिजरेटर है जिसे कि हम यहाँ देखते हैं। इसके बाद देखें आगे, ग्रीष्म ऋतु में हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा मात्रा में पसीना निकलता है। सूती कपड़े जल के उत्तम अवशोषक होते हैं और हमारे शरीर से निकले हुए पसीने को अवशोषित कर लेते हैं। इस पसीने का वाष्पन हमारे शरीर को ठंडक देता है, और पॉलिएस्टर इत्यादि से बने हुए कपड़े जो हैं वो पसीने को अधिक अवशोषित नहीं कर पाते हैं, जिससे कि ये ग्रीष्म ऋतु में हमारे शरीर को ठंडा रखने की बजाय चिपचिपा बना देते हैं। मतलब पसीना जो है सोख नहीं पाते हैं, तो पसीना क्या होगा, उसी में लिबलिबापन पैदा करेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई गर्मी है, थोड़ा ढीले ढाले सूती कपड़े पहनो। सूती कपड़े पहनने की सलाह इसीलिए दी जाती है। पंखा हमारी त्वचा से निकलने वाले पसीने की वाष्पन दर को बढ़ाता है, जिससे कि हमें ठंडक महसूस होती है। और देखिए डेजर्ट रूम कूलर जो है इसका शीतलन जल के वाष्पन के कारण होता है। तो जो शुष्क दिन गर्मी के होते हैं, गर्मी में दो तरह के मौसम होते हैं। जो गर्मी का शुरुआती मौसम होता है ना वो सूखा होता है, उसमें शुष्कता होती है, तो उस समय कूलर खूब बढ़िया एकदम एसी वाली ठंडक देते हैं। लेकिन जो अब मौसम आ गया है ये आपका मई का लास्ट और जून, और उसके बाद जुलाई, और ये चलेगा अभी सितंबर अक्टूबर तक, बरसात में भी जो गर्मी पड़ती है ये उमस वाली होती है, मतलब इसमें आर्द्रता बढ़ जाती है। तो ऐसे में रूम कूलर से ज़्यादा कष्टदेह कोई चीज़ नहीं है, तो लोग एसी में बैठ जाते हैं जिनके पास है। जिनके पास नहीं है वो फिर अपना कूलर से ही काम चलाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि गर्म दिन जो है इसमें उच्च ताप जल के वाष्पन की दर को बढ़ाता है। तो यहाँ तक हमने कुछ लेक्चर के पॉइंट्स कवर किए थे, आगे ये जारी रहेगा। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।